नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर लगातार करते रहिए और हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं कर्नल मैंग चौबे साहब, भारतीय सेना के गौरव और हमारे गौरव। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद अवनीश जी। दर्शकों, आज चलते हैं यूनुस के बांग्लादेश। शेख हसीना जिन्होंने एक बड़ी मेजोरिटी के साथ जी यूनुस का बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेशियों का बांग्लादेश है। यूनुस जो है उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, फिर भी अवैध कब्जेदारी यूनुस के बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। शेख हसीना प्रचंड बहुमत लोगों द्वारा चुनी गई, लेकिन किस तरीके से यूनुस के जरिए विदेशी शक्तियों ने बांग्लादेश में प्रवेश किया और उसके बाद वहां रिजिम चेंज देखने को मिला। आज शेख हसीना भारत में है। एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान की स्थिति पैदा हो रही है, जहां से बांग्लादेश ने अपना एक दूसरा दौर देखा। उसी तरह की स्थितियां आज भी हैं। शेख हसीना को वहां की एक कथित अदालत, जी हाँ, किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण, ये भी गजब का खेल है, लेकिन कथित अदालत ने मौत की सजा सुनाई है और अब बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना को हमें दे दो ताकि हम उन्हें फांसी पर चढ़ा सकें। यूनुस के ऊपर लगातार दबाव है चुनाव कराने का। आप सबने देखा होगा, ब्लिट्ज वीकली बांग्लादेश के एडिटर शोएब चौधरी के साथ मैं विस्तृत वीडियो करता रहा हूं कि क्या स्थितियां चल रही हैं बांग्लादेश में। आज कर्नल साहब के साथ चलेंगे बांग्लादेश। कर्नल साहब, यूनुस के ऊपर प्रेशर, इलेक्शन कराओ, लेकिन उसी बीच में इस तरह का फैसला ये भी क्रिएटेड है, इसमें कोई शक नहीं। भारत से प्रत्यर्पण संधि जरूर है, लेकिन भारत ने टका सा जवाब दिया है, यानी उसने ये कहा कि चल हट, अभी चुपचाप बैठा रहे। सवाल ये होता है कि ये स्थितियां जो बांग्लादेश में हैं और उसके बाद जो कुछ भी फिर से खून खराबा शुरू हो गया है, कथित छात्रों के नाम पर इस्लामिक चरमपंथियों के उस कथित जेएनजे के जरिए यूनुस वहां सत्ता कब्जा, उसके बाद हमने हिंदुओं का नरसंहार वहां पर देखा, तमाम तरह की चीजें देखी। आज बांग्लादेश जिस बहाने पर खड़ा है, क्या आप मुस्कुराहट के साथ, मैं आपसे मुस्कुराते हुए सवाल पूछ रहा हूं, हम इतने मासूम हैं, भारत इतना मासूम है, ये सब कुछ हो रहा है और हम चुपचाप, अब इसके आगे आप? देखिए, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि किसी भी देश में कुछ भी होता है, पड़ोसी देश हो या दूर का हो, वहां जो होता है वो उसका आंतरिक मामला है और भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। और मैं भी मानता हूं कि हम हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा है कि जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर हस्तक्षेप करते दिखाई दे रहे हैं, उनका रुझान भारत की ओर हो जाए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर वो लोग कहें कि भारत अच्छा देश है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और अगर आप ये कहना चाहें कि अननोन गनमैन जैसे कि पाकिस्तान में घूमते थे, अगर वो बांग्लादेश में घूम जाए तो भी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि अननोन गनमैन है, न जाने कौन सरफरा है, कौन है गोली चला के चला गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। खुशकिस्मती से या फिर इत्तेफाक से उस गनमैन ने वो काम किया जो मेरे लिए हितकर था। बस मेरा इतना मानना है कि ईश्वर जो है वो सब देखता है और कर्म का फल जो है वो इसी धरती पर मिल जाता है। ये हम लोगों की सनातन परंपरा है। अब आप इसको बात को मानिए चाहे ना मानिए, फल दे रहा है भगवान, जो है निमित्त मात्र रखता है किसी दूसरे को। तो मैं तो ये भी नहीं कहता कि भारत निमित्त मात्र है, परंतु हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। और आपने जो कह दिया कि क्या यूनुस का बांग्लादेश है, तो मैं तो अभी तक उस पर अपना रोष जताऊंगा कि अवनीश जी, आप जैसे समझदार व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द निकले तो निकले कैसे? तो मैं तो हैरान हूं। मैं तो आपको बहुत अच्छा वक्ता समझता था, परंतु आज आपकी भी जुबान पे चल गई। एक यूनुस नाम के व्यक्ति को आपने बना दिया वो बांग्लादेश का करता धरता है, जो जॉय बंगला बोलने से घबराता है। जॉय बंगला बोलने से जिसकी मेरे ख्याल से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है उसकी आवाज सुनते ही, ऐसा व्यक्ति बांग्लादेश का करता धरता तो नहीं हो सकता। नहीं, करता धरता के रूप में नहीं। आज कड़वी सच्चाई ही सही, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यूनुस काबिज है। हाँ। और बांग्लादेश की दुहाई दी जाती है भारत में, राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम की, बांग्लादेश दोहरा देंगे। जी, सवाल जी। ये होता है कि बांग्लादेशी
जब तब सड़कों पर निकले जरूर हैं। बांग्लादेश में वो आपको तमाम तरह के दिखाई दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत पर तो आया है। और आपने कहा कि आपको आपत्ति है कि मैंने कह दिया यूनुस का बांग्लादेश, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूरी में ही सही, लेकिन यूनुस से हाथ तो मिलाना पड़ा ना। हाँ। यूनुस राष्ट्र प्रमुख तो है ना, तो साहब मेरी बिल्कुल, जुबान नहीं फिसली, मैं टेक्निकली बिल्कुल सही हूं। अब मैं सवाल आपसे ये करता हूं कर्नल साहब कि बांग्लादेश की नियति क्या है, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि शेख हसीना को फांसी, मुजब्बर रहमान को फांसी, एक को एग्जीक्यूट हो गई, दूसरे को सजा सुनाई गई है। कुछ याद आ रहा है मुझे, आपको कुछ याद जरूर आ रहा होगा सर। बिल्कुल साहब, ऐसा है कि शेख हसीना वाजिद उन्हीं की सुपुत्री हैं जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा का देखिए आप किस तरीके से वहां पर लोगों ने निरादर किया था, तोड़कर उस पर मूत्र विसर्जन कर रहे थे। मतलब बड़ी शर्मनाक बात है। आदमी अपने दुश्मन की प्रतिमा के साथ में भी ऐसा नहीं करता जैसे कि बांग्लादेश के नागरिक करते, जिसको ये लोग प्यार से बंग बंधु कहा करते थे। जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंटल था इनकी आजादी के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि वो सोहरावर्दी का पिट्ठू था और जिसने डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे उसका साथ दिया था, और हिंदुओं का नरसंहार करने में उसका हाथ जो था वो कम नहीं था। परंतु फिर भी उस बात को भारत ने बड़े भाई के रूप में एक तरफ किया और उनकी जरूरत को देखते हुए 71 में मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। जैसा कि आपने कहा है कि स्थिति बनती हुई, ये राहुल गांधी नहीं है अकेले, एक वो कौन सी मोइत्रा है वो लेडी जो है जिनका की महुआ, पासवर्ड किसी और के पास में था वो महुआ, हालांकि महुआ हाँ हमारे यहाँ देशी रूप में जाना जाता है, लेकिन वो विदेशी प्रकृति की महुआ है। जी 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 जी। सो वो पाश्चात्य संस्कृति से उनका ज्यादा घालमेल है और वो अपना पासवर्ड भी उसी इलाके के लोगों को देके रखती हैं, जो कि उनका जो ऐसा सुनने में आया है कि कौन सा संसद के जो प्रश्न इत्यादि हैं वो उसी ईमेल में आते थे और वही प्रश्न पूछ लिया करती थी। तो अभी हाल में उन्होंने एक और बयान दिया है। कारण ये था कि बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको उठा के अलग किया गया और किसी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो उन्होंने उसकी तुलना ये कर डाली कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर के साथ में भी यही हाल हो सकता है। अवनीश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक इतना नेगेटिव और इतना ओछा डिस्कोर्स पॉलिटिक्स में आज तक नहीं देखा। हम और आप जो है करीब हम उम्र रहे होंगे, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जो कि उन्होंने संसद में दिया था, जिसमें कि सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा था और उन्होंने उनकी सरकार को इनसेंसिटिव और न जाने क्या क्या शब्द कहे थे। उस समय अटल जी ने एक एक शब्द की व्याख्या की थी और सोनिया गांधी को काटो तो खून नहीं की स्थिति थी उनके पार्लियामेंट हाउस में। हमने वो पॉलिटिक्स देखी है। आज ऐसी ओछी पॉलिटिक्स देखकर सर जो है शर्म से झुक जाता है कि ऐसे लोगों को हमें नेता बोलना पड़ता है। ये हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं। महुआ मोत्रा हुई, एक वो और है, कौन से भूषण है, भूषण तो किसी सूरत से नहीं है, ना ही वही प्रशांत है वो, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया है। ये टूल किट चल रही है जहां तक मेरा ख्याल जो मुझे दिख रहा है इस समय ट्विटर के ऊपर, कि जैसा कि इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का हाल हुआ वैसे हमारे यहाँ भी होगा। मैं कहता हूं ऐसे व्यक्तियों को राजद्रोह के आरोप में सीधा अंदर कर देना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उसकी तनख्वाह भारत सरकार नहीं देती है। ही इज पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं महामहिम। तो आप ऐसे व्यक्ति पे लांछन लाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। तो आप सोच समझ के भारत के इंस्टीट्यूशंस को वीक कर रहे हैं। जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया वो भी, और ये नारी है ये भी, और प्लस वो कौन से हैं, क्या बोलते हैं उनको, वकील। वकील तो कहीं नहीं, वो अपना रोटी सेक रहे हैं वकालत के नाम पर। तो ये सब लोग जो हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इनको तुरंत देशद्रोह के आरोप में अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा ये बोलते हैं, अभद्र जो है, अभद्र भी शायद शब्द इनके लिए कम पड़ जाएगा। जी अब बिल्कुल साहब, और एक बार फिर मैं आपको बांग्लादेश की तरफ ही लेके चलता हूँ। बांग्लादेश में जो स्थितियां चल रही हैं, एक तरह से यूनुस के खिलाफ बिल्कुल विद्रोह की स्थिति है। बांग्लादेश में यूनुस अवैध रूप से काबिज हैं, लेकिन उनके मिलिट्री चीफ, उनके साथ उनके डिफरेंसेस, हालांकि बीच में ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आपसे भी मेरी एक ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो उसमें भी जरा वो एंगल बताइएगा। और आज बांग्लादेश में अवैध रूप से काबिज यूनुस, बांग्लादेश की सेना, और मैं राष्ट्रपति का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा बांग्लादेश के,
क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने सेना और यूनुस के ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी कुछ महीनों पहले, और उन्होंने ये कहा था कि शेख हसीना को पद से हटाए जाने या उनके रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई भी पेपर प्रेसिडेंट्स नहीं है। ऑफिस में नहीं है। ये 3 बिंदु हैं। इन तीनों बिंदुओं के रूप में मतलब इनके घेरे में आप बांग्लादेश की आगे 10 दिन 15 दिन, मैं कहता हूं 1 महीना, क्योंकि फरवरी मार्च तक जो मेरी शोएब चौधरी से बात हो रही थी, उन्होंने आइडिया दिया था कि इलेक्शन के मोड में है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के मोड में नहीं है, उन्होंने एक नया ही वितंडा खड़ा किया है। कैसे देखते हैं बांग्लादेश का आगे आने वाला भविष्य कुछ महीनों में? चलिए मैं दायरा बढ़ा देता हूं। देखिए अवनीश जी, कल ही मेरी बात हो रही थी अभिषेक तिवारी के साथ में, और मैंने ये कहा था कि जयपुर डायलॉग जिसमें आप भी सम्मिलित हुए थे, वहां पर कदाचित कार्तिक गोर साहब को मैंने स्पर्श किया था, और वो जो है वो प्रिडिक्शन करते हैं वो, तो ऐसा ही कुछ गुण मुझ में भी आ गया, तो मैंने एक प्रिडिक्शन कर डाली। मैं आपके प्रिय, अब मैं प्रिय बोल रहा हूं तो बड़ा सरकास्टिक बोल रहा हूं, आपके प्रिय यूनुस साहब जो हैं उनको मैं मात्र 60 दिन का समय दे रहा हूं, 2 महीने का समय। इलेक्शन से पहले पहले जो डेट उन्होंने मुकर्रर की है वो प्रस्थान करना चाहेंगे किसी भी पाश्चात्य देश की। बेल्जियम के साथ में उनकी बातचीत हुई है, तो जहां तक मेरा अनुमान है वो बेल्जियम की तरफ भागना चाहेंगे। तो ये मेरा अनुमान है। अब आपने नाम लिए इन 3 लोगों के, देखिए आप 5 अगस्त 2024 के दिन को याद करिएगा। उस समय शेख हसीना वाजिद को चीफ बताते हैं, आर्मी के चीफ, कि भाई आपके खिलाफ भीड़ आ रही है, और भीड़ जो है यहां से मात्र 1 घंटे की दूरी पर रह गई है। उनके लिए आनंद फानंद में हेलीकॉप्टर का प्रबंध होता है, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, वो भारत की सीमा में प्रविष्ट होता है, शायद त्रिपुरा में लैंड भी करता है, और वहां पर से एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट लगता है और उनको उठा के लेकर आके हिंडन एयरबेस में उतारता है। तो इन सब चीजों में देख के ये लगा कि जो आर्मी चीफ हैं वो एक कजन है शेख हसीना वाजिद के, इसीलिए उन्होंने ये सॉफ्ट कॉर्नर रख के ये काम किया और उनको वहां से बाहर निकलने में मदद की। परंतु उसके बाद में अभी कुछ महीने पहले एक किताब शाया होती है, किताब का नाम होता है इंशाअल्लाह बांग्लादेश। इंशाअल्लाह बांग्लादेश में ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो हैं इनका संबंध सीआईए के साथ में है, और सीआईए के कहने पर इन्होंने शेख हसीना वाजिद को वहां से तुरंत निकाला है, जिससे कि बड़े आराम से सत्ता परिवर्तन हो सके, खून खराबा ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ये शेख हसीना के भी कॉन्फिडेंट बने रहे और ये यूनुस के भी कॉन्फिडेंट बने रहे, यानी कि इधर भी उन्होंने रोटी खाई, इधर भी माल खाया, और अपनी उन्होंने गद्दी बचा ली। रही राष्ट्रपति की बात, तो राष्ट्रपति जो है वो एक रबर स्टैंप मात्र है। हाँ, जो उन्होंने कहा है वो उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है, परंतु उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी है कि समुद्र में थोड़ी सी मिश्री अगर आप घोल के उसको मीठा करना चाहेंगे तो उतनी इनकी इंपॉर्टेंस इस समय राजनीति में, बांग्लादेश की तो इस समय इतनी ही इंपॉर्टेंस है। परंतु यूनुस साहब ने जो इस समय छेड़ी है चीज, देखिए सबसे पहले उन्होंने ये यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का वो गठन करवाया, 15 अगस्त तक की उसको डेट दी। उसके बाद में उन्होंने दिखाया कि उसमें शेख हसीना वाजिद ने इनह्यूमन कृत्य किए थे, लोगों पे गोली चलाई थी, और इसलिए उनका ट्रायल होना चाहिए। और इसने रिपोर्ट ने वो बात कही। अवामी लीग ने अपना एक रिबटल निकाला, वो 450 पौने 500 पेज का रिबटल था। उस चीज को दरकिनार करके इन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का गठन किया, इंटरनेशनल नाम का था। उसको हेड जो कर रहे थे वो खुद इनके अपने घर के प्यादे थे, और ट्राइब्यूनल ने इनको मौत की सजा दे दी, और कनकरेंट कई इनको वो भी दिए, क्या बोलते हैं उसको, उम्र कैद की सजा भी दी 3। इनके साथ में कई लोग थे, उनको भी भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं इन्होंने सुना दी आनंद फानंद में। और ये कहा गया कि इन्होंने गोली चलाई, ये किया वो किया। तो जिसको शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि ये जो है ये मर्डरस ट्राइब्यूनल था, इसका इरादा ही लोगों को मौत की घाट पर उतारना था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सन 73 के जो एक इनका गठन किया था ट्राइब्यूनल का, जो कि वॉर क्राइम को देखने के लिए बना था। सन 71 में कुछ लोगों ने साथ दिया था पाकिस्तान का बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की मुहिम के खिलाफ। तो सन 73 में इनकी सरकार ने बोला कि वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो होगा वो फॉर्म होगा। तो इंटरेस्टिंगली ये केस चलता है उसी वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल के कानून के तहत, और उसी केस में इनको दोषी ठहराया जाता है कि ये वॉर क्राइम्स की वो है, इनके ऊपर ये आयद होती है चीज, और इनको ट्रायल होना चाहिए, इनको सजा मुकर्रर की जाती, मौत की सजा। तो ये आयरॉनिकल सी चीज थी कि जहां पर एक तरफ तो देशभक्ति की बात के लिए ट्राइब्यूनल बनता है, और वहां देशद्रोह के चक्कर में इनको
एक सजा सुना दी जाती है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सी चीज थी, स्थिति थी कि बांग्लादेश आखिर किस स्थिति पर पहुंच चुका है। और हम तो ये चाहेंगे कि बांग्लादेश में हमेशा पीस बनी रहे। और हालांकि वहां से बयान जो आते हैं वो चिकन नेक को काटने के आते हैं। मेरा मानना तो ये है कि भाई साहब, चिकन नेक तो बहुत बाद में है। आपका जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो चिकन ब्रेस्ट को बड़े शौक से खाते हैं। तो अगर इन्होंने नेक की बात करने की कोशिश की तो भारत में नॉन वेजिटेरियन लोग बहुत हैं और वो चिकन ब्रेस्ट को खाना चाहेंगे। तो बांग्लादेश के लोग इस मेरी बात को अच्छे से समझ लें कि चिकन नेक की धमकी हमें न दिया करें। हम जो है वो चिकन के लेग्स भी पसंद करते हैं और चिकन का ब्रेस्ट भी पसंद करते हैं। हालांकि मैं जो हूँ शुद्ध शाकाहारी हूं, परंतु भारत में ऐसे बहुत लोग इस चीज का रसपान करना अवश्य चाहेंगे। ठीक है, आप शाकाहारी हैं तो मैं तो ये कहूंगा छोड़िए चिकन नेक को, छोड़ देते हैं ब्रेस्ट को, और पूरी मुर्गी अगर हम अपने यहाँ वापस ले लें तो फिर अंडे भी देगी मुर्गी और हमारे यहाँ ठीक ठाक चूजे भी पैदा होंगे। तो बिल्कुल। हम तो ये भी सोचने को सोच सकते हैं। अच्छा, आरोप जो शेख हसीना पर लगाया उस कथित ट्रिब्यूनल ने, उसमें एक शब्द बड़ा मजेदार है जिसको मैं भारत में उठा के ले आऊंगा, और थोड़ा सा चिकन नेक के बारे में भी और सीमा के बारे में भी आपसे बात जरूर होगी। रजाकार, एक शब्द है रजाकार। रजाकार यहाँ ओवैसी के खानदानों के बारे में कहा जाता है, और बांग्लादेश में रजाकार बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी है। अगर जी। आपने बांग्लादेश में किसी को रजाकार कहा तो दरअसल हाँ, जब गाली है। 71 में पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा था बांग्लादेश में, तो जब बांग्लादेश में वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था या दे रहे थे, उनको रजाकार कहा जाता है। शेख हसीना के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जो ये छात्र आंदोलन, कथित छात्र आंदोलन जिसके बाद यूनुस काबिज हो जाता है गद्दी पर, उनको रजाकार कहा। तो ये भी एक आरोप है। लेकिन अब भारत में अब देखिए, रजाकार शब्द जब बोला जाता है तो ओवैसी उसके प्रतिनिधि दिखाई देते हैं, और उन्हीं रजाकारों ने जिन्होंने खानदान फूंक दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो आज न जाने किस तरह की भाषा बोलते हैं। तो यही है साहब कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। सर, आप बीइंग ए डिफेंस एक्सपर्ट और भारतीय सेना के आप गौरवशाली जो परंपरा है उसके हिस्से रहे हैं, और आपने अभी जिस तरीके से ब्रेस्ट और नेक और लेग, इन सारी चीजों को कहा, तो मैंने कहा मुर्गी अंदर कर लेते हैं। साहब ये बताइए, हम चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक, क्या जरूरत है चिकन नेक की? और सुना है कि उसको चौड़ा भी कर दिया गया, क्योंकि यूनुस ने कहा था कि सॉरी, शोएब ने मुझसे बातचीत में ये कहा था कि आप कुछ ना कुछ तो वहां पर कर रहे हैं। अब ये उनकी प्रतिबद्धता है, वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, तो उतना नहीं बोला था। लेकिन मैं भी आपसे स्ट्रेटेजिकल चीजें नहीं खुलासा करने को कहूंगा साहब। सवाल ये होता है कि हम अपना रास्ता चौड़ा क्यों नहीं कर लेते? देखिए अवनीश जी, इस समय स्थिति ऐसी है और भारत में जनमानस का मूड ऐसा है कि यदि कोई भी दुस्साहस उस ओर से हुआ तो हाँ, हम अपना गलियारा जो है अच्छा चौड़ा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें थोड़े से बड़े बड़े गाड़ियां वहां से गुजारनी है। ये बात तो निश्चित है। अगर बाई चांस ऐसी स्थिति बनती है तो हम जो है ये कार्रवाई करने पर विवश हो जाएंगे। और भारत इस समय उस स्थिति में है, जो आप कह रहे हैं, भारत उस स्थिति में है कि वो ये चीज करवा सकता है। और बांग्लादेश के पास में 1 से लाख तक वो सलाहियत नहीं है कि उसको वो डिफेंड कर पाए। कहने की बात बांग्लादेश की, पाकिस्तान के पास में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो अपने बल पर वो इस चीज को संभाल पाए। पीओजे के लेने की बात हमने अपनी संसद में पारित की है। फरवरी 95 की बात है मेरे ख्याल से। संसद में जो बात कही जाती है ब्रह्म वाक्य हो जाती है। तो वो आज नहीं तो कल जो है वो हमारा वो सत्य होके रहेगा। तो ये अकाट्य है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि कल इनकी पार्लियामेंट में इनके पीओजे के तथाकथित प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे थे, है ना, तो इस समय डर जो है वो बहुत बुरी तरीके से समाया हुआ है पाकिस्तान में भी। अगर पाकिस्तान में डर समाया है तो बांग्लादेश लाजमी है उसको अतिशय का रोग जो है इस समय सता रहा होगा। और जिसको अतिशय नहीं समझ में आता है, कृपया डिक्शनरी खोल के देख लें, क्योंकि उसका मैं अंग्रेजी का अनुवाद तो नहीं करना चाहूंगा इस चैनल पे, क्योंकि आप सबने खाना बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो बना ही रहे हैं, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर थोड़ा सा चौड़ा भी हो सकता है, 6 लेन। हम लोग तो अब मतलब 60 लेन की भी सड़क देख सकते हैं। भारत की जरूरत है, भारत की बढ़ते भारत की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऐसा और कुछ हमने अपनी 7 सिस्टर से कनेक्शन जोड़ना है। हमने उसके लिए एक स्पेशल मंत्री भी नियुक्त कर दिया है जो कि वहां के इंटरेस्ट को देखेगा। हमने इस समय अरुणाचल की बॉर्डर से लगती हुई पूरी सड़क जो है वो, उसका निर्माण जो है वो किया है।
तो भारत इस समय मूड में है कि अपने नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अच्छे से अपने देश में मिलाने के लिए, अगर बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आता है, तो अगर वो स्पीड ब्रेकर ने ज्यादा कष्ट दिए तो स्पीड ब्रेकर को सपाट भी किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी। अच्छा, एक चीज कर्नल साहब, यूनुस बांग्लादेश वाले वो पाकिस्तान के साथ जो है पींगे बढ़ा रहे थे, तो पाकिस्तान को तो छोड़ देते हैं, उनको तो जब आप लोग चाहेंगे तब सिंदूर का टीका लगा देंगे उनके यथास्थान पर और वो दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन उसी बांग्लादेश में यूनुस चाइना को भी न्योते बांट रहे थे, और कभी ये एयर स्ट्रिप दे देंगे, वो एयर ड्रोन दे देंगे, यहाँ आके इंडिया से जो बॉर्डर लगता है वहां पे आके डेवलपमेंट करिए, ऐसा ऐसा करिए। लेकिन इन दिनों जब से ये नया कांड शुरू हुआ है, शेख हसीना को सो कॉल्ड फांसी, और उसके बाद यूनुस के खिलाफ वहां पर सड़कों पे इतने सारे लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, अब इसका भी कभी मुकदमा चलेगा और यूनुस को फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि समय चक्र तो घूमता है। चाइना का क्या कोई रोल इस समय आप देख रहे हैं? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जब खोजने की कोशिश की तो मुझे कोई ऐसी खबर दिखाई नहीं दी कि हाल फिलहाल चाइना ने कुछ रिएक्ट किया हो या चाइना ने कोई अपना वर्जन दिया हो इस पूरे मामले में। इस समय चाइना जो है बिल्कुल शांत उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, इस समय बांग्लादेश जो है वो एक प्ले फील्ड बना हुआ है सुपर पावर्स की। वहां पर अमेरिका अपने कदम गढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान उसका साथ देने का प्रयास कर रहा है, भारत वहां पर बैलेंसिंग एक्ट को खेल रहा है। तो चाइना इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो वहां पर जाके कुछ भी कर पाए। तो इस समय चाइना अपनी परेशानी से जूझ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि शी जिनपिंग आखिर है कहां पर। तो इस समय चाइना जो है वो बांग्लादेश में अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा, ये बात नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से वो खुलकर इस समय बांग्लादेश के कार्य में टांग अड़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बांग्लादेश में टांग अड़ाने का मतलब है सीधा सीधा अमेरिका से लोहा लेना। और अभी ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हाल ही में कोरिया में बातचीत हुई है, तो उसमें काफी चीजों को दरकिनार करके चाइना ने अपना रास्ता निकाला है, अमेरिका ने अपना रास्ता निकाला है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, चीन इस समय उस बात को फेल नहीं करना चाहेगा, थोड़ी देर के लिए शांत जरूर बैठेगा। कम से कम 1 साल का समय मैं चीन को देता हूं शांत बैठने के लिए, जब तक अमेरिका के कदम वहां पर जमे हुए हैं। चलिए, एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। आपने जब कहा कि चाइना अमेरिका के साथ इस समय थोड़ा मीठी मीठी खेल रहा है, बातचीत भी हुई है, तो उसको नहीं बिगाड़ना चाहेगा, लेकिन एक मीठी मीठी ट्रायंगल और डेवलप हुआ था, रशिया, भारत और चाइना का। तो वो जो मीठी मीठी ट्रायंगल है, जो कि एक तरफ दिखाई दे रहा था कि ट्रंप को बैलेंस करने के लिए, अमेरिका को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उनका औकातीकरण करने के लिए वो काम था, तो वो उसी भर को था, समाप्त हो गया, या वो मीठी मीठी ट्रायंगल भी कुछ आगे चल रहा है और बांग्लादेश के लिहाज से उसका कोई, रशिया को हटा देते हैं, इंडिया और यानी भारत और चाइना की जो मीठी मीठी है उस ट्रायंगल से, उसका कोई यहाँ असर कि चाइना चुप है, चुपचाप देख रहा है? अवनीश जी, ये बात मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप ये ना भूलें कि भारत और चीन जो है दोनों सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हमारे संबंध जो हैं वो आज के नहीं है, सदियों पुराने चलते आ रहे हैं। हम वो देश नहीं है जो कि 200 साल पहले आजाद हुए थे। तो हम जानते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ में किस प्रकार से रहते हैं। पड़ोसी चाहे कैसा भी सही, पर हमें पता है कि हम आपस में रिश्ते कैसे बनाते हैं। देखिए, चीन के साथ में बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या भारत और चीन के बीच में एक भी गोली चली? नहीं। हाथापाई हुई, बिना गोली चले लोगों के ने अपने प्राणों की आहुति दी है भारत की तरफ से, और चीन के लोगों को समाप्त किया गया। गलवान जो है वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन हमने जो फैसला कर लिया, गोली नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे। पाकिस्तान जैसा जो टुच्चा, मैं कहूंगा, दुश्मन नहीं है। एक राहत इंदौरी का शेर मुझे याद आता है, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। तो देखिए, जब भारत बात करता है चीन के साथ में तो खानदानी दुश्मनी की बात करता है। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो है ना, वो टुच्चाई वाली दुश्मनी है पाकिस्तान की। तो दोनों में बहुत फर्क है। लोग बड़ा कंपेयर करते हैं इस चीज को, इसको कंपेयर ना करें ज्यादा अच्छा है। सब कुछ खोने के साथ साथ हम दोनों देशों के बीच में ट्रेड बंद नहीं हुआ है, और भारत और चीन जो है एक दूसरे के हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में से गिने जाते हैं। तो हम जो है बड़ी सोच समझकर कदम रखते हैं, और उस कदम को उठाने में यदि उधर पीड़ा अमेरिका को हो तो हो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
अगर मोदी जी हंसकर शी जिनपिंग के साथ में हाथ मिलाते हैं, पुतिन के साथ में गलबैयां डालते हैं, तीनों मिलकर रेड कारपेट पे चलते हैं, और वो पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो थे, क्या नाम था, शहबाज शरीफ, वो खड़े होते हैं और उनको वो सलाम करने की कोशिश करते हैं, और तीनों जो है आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान नहीं देते। तो मुझे ऐसा ध्यान में आया कि जैसे होता है कि आप क्या बताऊं, मतलब कि अब श्वान भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे अगर मैं उनका इससे तुलना करूंगा। आप सड़क पे जा रहे हैं, राष्ट्रीय शाही सवारी जा रही है, और कुत्ता जो है प्रयास करता है थोड़ा सा पीछे दौड़ने का कार के, परंतु कार को पकड़ नहीं पाता है। वो BMW, वो स्वयं की मर्सिडीज जो है, वो आगे से निकल के चली जाती है, और कुत्ता उसको पकड़ नहीं पाता है। तो कुत्ते से पूछते हैं कि भाई तू मर्सिडीज के पीछे क्यों दौड़ रहा था, कि उसको चलाना जानता है जो दौड़ रहा है। तो पाकिस्तान की हालत वही है, आगे बढ़ाता है मुंह दोस्ती करने के लिए रूस, चीन, भारत के साथ, भारत तो खैर छोड़ दीजिए, पर इन दोनों देशों के साथ में, ये दोनों देश जो हैं एक तरफ करते हैं, परे सरकाते हैं और अपनी चाल आगे चल जाते हैं। तो इस समय मुझे इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई दिखाई दिया नहीं। हालांकि मैं माफी मांगना चाहूंगा पूरी श्वान जितने भी उनका परिवार है, कि मैंने आपकी तुलना पाकिस्तान से कर दी, इसके लिए आप मुझे क्षमा दें। जी चलिए साहब, आप हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने से के वाले खतरे से भी बच गए, क्योंकि स्वानों के प्रति हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी विशेष इस समय अनुराग है। चलते जी चलते एक सवाल आपसे, जी। शेख हसीना को आप लोग सौंप रहे हैं बांग्लादेश को, क्योंकि यूनुस ने तो मांग लिया है। देखिए, ऐसा है, हर भिखारी को भीख नहीं दी जाती है, और शेख हसीना कुछ भी सही हमारी मुअज्जिज मेहमान है, और मेहमानदारी के लिए भारत जाना जाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार दिखाना आता है। तो भारत जो है वो शेख हसीना को मानता है कि कुछ भी सही, शेख हसीना के जो कार्य हैं वो भारत के हित में रहे हैं। जी लैंड के वो एनक्लोजर्स का जो आपस में मोदी और शेख हसीना के बीच में बातचीत हुई, और जो हमने वो मुआहदा किया, और जिससे वहां की स्थिति थोड़ी सी संभली है, तो वो यही थी इसके पीछे। तो भारत 1 से लाख तक उनको हैंडओवर नहीं करेगा। जो लोग सोच रहे हैं कयास आराइयां लगा दें, प्लीज रेस्ट कर लीजिए। भारत ने, आप ये मान के चलिए, चीन जैसा दुश्मन था उस समय, दलाई लामा को नहीं सौंपा हमने। तो ये तो यहीं पर विराम। बिल्कुल सही बात है। आप श्वान जैसा कोई दूसरा शब्द खोजें, हमारे दर्शक आशय समझ लेंगे। एक अंतिम चीज बिना पूछे नहीं रहूंगा, जी एक बार फिर पूछ रहा हूं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे बांग्लादेश में? नहीं, आपका कोई हमारी रोल नहीं है? स्टेटेड पॉलिसी हमारी, भाई साहब, कि हम पड़ोसी देश में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि वो हमें चलिए, बुलाता नहीं। हाँ, ये पॉलिसी हमारी। अरे बिल्कुल अननोन गनमैन चलते हैं उसके, हमें थोड़ी पता है उसका। ये तो इत्तेफाक है कि वो जो काम करते हैं वो हमारे हित की बात होती है। जी, बिल्कुल, ये मात्र संयोग हो सकता है, संयोग। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक जुमला भी कहते हैं, ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। तो ये प्रयोग। प्रयोग भी अगर है, संयोग भी अगर है, लेकिन हमारे हित में है, हमारे काम वाली बात हो रही है, तो अच्छी बात है। कर्नल साहब, बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य से और तमाम और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, इंटरनल बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और शेख हसीना की जो कुछ भी स्थितियां बन रही हैं, उस पर आपने इतना विस्तृत ढंग से अलग अलग एंगल से बड़े साफगोई से बातें कही, और भारत, अपनी सेना, अपने को अलग रख लिया। ये भी आपकी स्मार्टनेस है सर, और इसी को कहते हैं राष्ट्र प्रथम का भाव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि कर्नल साहब के साथ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जिस तरीके से आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते रहे हैं, शेयर भी करते रहिए, और हाँ, वीडियो के लिए सूचना आपको मिले इसलिए आइकॉन, बेल आइकॉन जरूर दबा के रखिए। और कर्नल मैंग चौबे साहब के साथ ये बातचीत लगातार होगी, आपके भी प्लेटफॉर्म पे होगी। चैनल कर्नल साहब के चैनल का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को भी अपना स्नेह जरूर देते रहिए। तो आइए और आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी जल्द ही अवनीश जी मेरे चैनल पे भी आपको दिखाई देंगे, तो उस समय होस्ट में होऊंगा और गेस्ट आप रहेंगे। ये देखते रहिए। बिल्कुल साहब, मैं उत्साहित हूँ। तो आइए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कर्नल साहब और मुझे दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद।